तो आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ। तो आइए अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ स्ट्रोक के बारे में। हे देयर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द DRX फैमिली पे। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रोक के बारे में और इस वीडियो में आपको एक छोटा सा नोट्स मिलेगा और लेक्चर मिलेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ स्ट्रोक। पहला पॉइंट क्या कहता है, स्ट्रोक इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच आवर ब्रेन डू नॉट रिसीव प्रॉपर अमाउंट/वॉल्यूम ऑफ द ब्लड either because of ischemia और because of cerebral hemorrhage। मतलब स्ट्रोक जो है ये एक तरह का ऐसा मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें हमारा ब्रेन जो है उस तक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाता है या ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है ब्रेन में, आइदर बिकॉज ऑफ इस्कीमिया, या तो इस्कीमिया के वजह से और या तो सेरिब्रल हेमोरेज की वजह से। ठीक है, इस्कीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे जो ब्लड होता है उसकी सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है किसी टिश्यू तक। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं सेरिब्रल हेमोरेज के बारे में। ये क्या होता है? सेरिब्रल हेमोरेज में बी डिफाइंड एज a bleeding inside the brain or into the space present between the brain membrane। मतलब दिमाग में किसी प्रकार की अगर कोई भी ब्लीडिंग हो रही है, या तो जो उसका मेम्ब्रेन है दिमाग का, ठीक है, या तो को जो मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है वहाँ पे जो ब्लीडिंग हो रही है उसे सेरिब्रल हेमोरेज कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, वन लाइन डेफिनेशन। अगर आपको एक लाइन में स्ट्रोक को डिफाइन करना है तो आप कह सकते हैं स्ट्रोक में बी डिफाइंड एज अ कंडीशन ऑफ हिंडर्ड फ्लो ऑफ ब्लड टू द ब्रेन इज कॉल्ड एज स्ट्रोक। ठीक है, a condition of hindered flow of blood to the brain is called as stroke। दूसरा फिर आपका आता है थर्ड पॉइंट, नोट, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज आर सम फैक्टर दैट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक। स्मोकिंग, हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी को मैंने आपको डिफिनीशन में बताया था कि स्ट्रोक दो कारणों की वजह से होता है, एक तो इस्कीमिया की वजह से होता है और दूसरा जो होता है सेरिब्रल हेमोरेज की वजह से होता है। तो उसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रोक होता है ये दो तरीके का होता है। एक स्ट्रोक होता है जिसे कहा जाता है इस्केमिक स्ट्रोक और दूसरा होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। ये जो इस्केमिक स्ट्रोक होता है ये अगेन दो पार्ट में या फिर कहा जाए दो क्लास में सब डिवाइडेड होते हैं, जिनका पहला क्लास है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक और दूसरा है इम्बोलिक स्ट्रोक। ये क्या है इसको आगे बताया जाएगा। फिर आता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक में आपका ये भी दो क्लासेस में सब डिवाइडेड है, पहला है इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज और दूसरा है सब एर्चेनॉइड हेमोरेज। तो आइए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रोक का। वहाँ पे आपने फ्लो चार्ट देखा था, यहाँ पे आपको उसी फ्लो चार्ट को वर्ड्स में समझाया जा रहा है। पहला पॉइंट तो यही बोला कि स्ट्रोक जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक और दूसरा होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक वो स्ट्रोक होता है जिसमें हमारी आर्टरीज जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है या तो पतली हो जाती है, जिसके वजह से हमारे दिमाग तक सही से ब्लड फ्लो नहीं होता है। और अगर ब्लड फ्लो सही से नहीं होता है, हमारा दिमाग प्रॉपर अमाउंट में ब्लड रिसीव नहीं करता है, तो इसका मतलब वहाँ तक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन भी नहीं पहुँचता है और जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाता है। ठीक है, और ये जो इस्कीमिक स्ट्रोक होते हैं ये अगेन दो टाइप के होते हैं। एक होता है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक जिसमें थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है हमारे आर्टरीज में, और दूसरा होता है इम्बोलिक स्ट्रोक जिसमें इम्बोलस का फॉर्मेशन होता है हमारे आर्टरीज में। तो वही बताया गया इसमें, दिस टाइप ऑफ स्ट्रोक अकर एट दैट टाइम व्हेन द आर्टरीज आर ब्लॉक्ड और नैरोड। आर्टरीज या तो ब्लॉक हो जाती हैं या तो ये पतली हो जाती हैं। एज व्हेन द आर्टरीज गेट ब्लॉक, जैसे ये आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, एट दैट टाइम द ब्रेन डू नॉट रिसीव प्रॉपर ब्लड फ्लो। उस समय हमारा दिमाग जो होता है वहाँ तक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुँचता है। एज अ रिजल्ट इस्कीमिया अकर, जिसके वजह से इस्कीमिया होता है। इस्कीमिया मतलब वही कि ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी आएगी, एंड कॉजेज सेल डेथ, और इसी वजह से सेल डेथ होता है। द इस्कीमिक स्ट्रोक इज सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप, और ये जो इस्कीमिक स्ट्रोक है इसे दो टाइप में सब डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहले का नाम है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक जिसमें हमारे आर्टरीज में थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा आता है इम्बोलिक स्ट्रोक जिसको कहा गया कि हमारे आर्टरीज में इम्बोलस का फॉर्मेशन होता है। ये इम्बोलस थ्रोम्बस क्या है इन्हें आगे आपको बता दी। फिर आइए हम बात करते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक के बारे में। ये जो हेमोरेजिक स्ट्रोक है ये दो कारणों से अकर हो सकता है। पहला कारण तो ये है कि ये हाइपरटेंशन की वजह से होगा,
और दूसरा, अगर लंबे समय तक एंटीकोagulant ऐसी दवाएं जो खून का थक्का ना जमने दें या खून को ना जमने दें, ऐसी दवाओं से अगर कोई लंबे समय तक ट्रीटमेंट करा रहा है या ओवर ट्रीटमेंट हो गया है किसी एक पेशेंट का एंटीकोagulant से, उस केस में उसके अंदर हेमोरेजिक स्ट्रोक देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक्चुअली बोथ ऑफ दीज कॉजेज, ये बोथ ऑफ दीज की मैंने जो बात की, हाइपरटेंशन और एंटीकोagulant का ओवर ट्रीटमेंट जो होता है, ये दोनों का दोनों जो होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स को लीक करा देते हैं या तो रप्चर करवा देते हैं। तो वही बताया गया, एक्चुअली बोथ ऑफ दीज कॉजेज द ब्लड वेसल टू लीक और रप्चर। Hemorrhagic stroke is also divided into two subclasses named as intracerebral hemorrhage and subarachnoid hemorrhage। तो मतलब यही पे लास्ट में ये भी बताया गया कि हेमोरेजिक स्ट्रोक जो होता है इसको अगेन दो क्लास में बांटा गया। एक का नाम था इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज और दूसरे का नाम है सबआर्चनॉइड हेमोरेज। तो आइए अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ स्ट्रोक। पहला पॉइंट तो ये आपसे बोल रहा है कि ऐसा कोई भी इंसान जिसे स्ट्रोक हुआ है या फिर कहा जाए मेजर स्ट्रोक सिंड्रोम हुआ है, ऐसे इंसान को ये फॉलोइंग सिम्टम देखने को मिल सकते हैं ऐसे इंसान में। ठीक है, पहला तो ये है कि वो एकाएक उसको ऐसा लगेगा कि उसके एक आंख से कुछ दिख ही नहीं रहा, और रियलिटी में यही होता है। सडनली फील द लॉस ऑफ विजन फ्रॉम वन ऑफ हिज आई, मतलब उसे एक आंख से कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अगर कोई पेशेंट जिसे मेजर स्ट्रोक सिंड्रोम हुआ है तो उसे कभी कभार ऐसा भी हो सकता है एकाएक उसके एक आंख से कुछ दिखाई ही नहीं देता है। दूसरा, द पेशेंट में सडनली गेट कंफ्यूज, मतलब वो बात बात में कंफ्यूज हो जाएगा, वो ये भी तक भूल जाएगा कि उसने क्या बात बोला है अभी को, और यहाँ तक का वो जिस हिसाब से एक नॉर्मल इंसान बात करता है वो बात भी नहीं कर पाएगा। वही चीज़ बोला, द पेशेंट में सडनली गेट कंफ्यूज एंड फॉरगेट व्हाट ही वॉज टॉकिंग अबाउट एंड इवन ही में फाइंड हिम डिफिकल्ट इन डिलीवरिंग द स्पीच। तीसरा पॉइंट कहता है, द पेशेंट में सडनली फील डिफिकल्ट टू वॉक, मतलब एक नॉर्मल इंसान जैसे हमेशा चल फिर लेता है उस हिसाब से एक ऐसा आदमी जिसे मेजर स्ट्रोक सिंड्रोम हुआ है वो चल नहीं पाएगा, उसको डिफ़िकल्टी फील होती है चलने में, और साथ ही साथ वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है। द पेशेंट में सडनली फील नम्बनेस और वीकनेस इन वन ऑफ द आर्म और लेग ओनली एट वन साइड ऑफ द बॉडी, मतलब जो शरीर के दो हिस्से हैं हमारे लेफ्ट एंड राइट, किसी एक हिस्से में क्या होगा वहाँ पे पूरा हिस्सा शून्य पड़ जाएगा उस पेशेंट का एकाएक, या तो उसके किसी एक हिस्से में थकावट सा महसूस होगा। फिर पांचवा है, द पेशेंट में सडनली सफ़र फ्रॉम अ सीवियर हेडेक, मतलब एकाएक सिर में बहुत ही तेज़ दर्द होगा उस पेशेंट के जो मेजर स्ट्रोक सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है या जिसे उसका प्रॉब्लम है मेजर स्ट्रोक सिंड्रोम का। तो आइए अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ स्ट्रोक के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे बॉडी में जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है एरोबिक तरीका, दूसरा होता है एनारोबिक तरीका। एरोबिक तरीके में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और एनारोबिक तरीके में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसको मैंने आपको बताया, क्यों बताया वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले तो ये फ्लो चार्ट आप देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इसे एग्जाम में बना देंगे तो काफ़ी अच्छे खासे नंबर उठ जाएंगे। तो अभी तक जो आपने फ्लो चार्ट देखा था उस फ्लो चार्ट को यहाँ पे वर्ड्स में डिफाइन किया गया है। एक्चुअली देखिए होता क्या है, जो हमारे ब्लड वेसल होते हैं जब उसमें कोई ब्लड क्लॉटिंग होती है या प्लग बनता है तो उसके वजह से कहा जाता है उसको एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, क्योंकि उस समय उस प्लग या उस ब्लड क्लॉटिंग की वजह से प्रॉपर अमाउंट में या प्रॉपर वॉल्यूम में ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है हमारे शरीर के अंदर किसी एक हिस्से में। ठीक है, क्योंकि वो प्लग या ब्लड क्लॉट जो होता है वो उस हिस्से को ब्लॉक कर देता है। तो वही बताया गया कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है इसके वजह से ब्लड फ्लो जो होता है ब्रेन तक नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स में ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है, और या तो जो वो प्लग या ब्लड क्लॉट बनता है जब वो डिसइंटीग्रेट होता है तो उसके वजह से रिलीज होता है इम्बोली। और ये जो इम्बोली होता है कहीं भी अगर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ये बन गया तो उसे कहा इम्बोलिक इन्फ्रेक्शन अकर होता है उसके वजह से, जो कि फाइनली क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे ब्रेन के उनको ब्लॉक कर देता है। कौन? इम्बोलिक इन्फ्रेक्शन, ये जो होता है हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं ब्रेन के उनको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो वही बताया गया, पहला पॉइंट यही बोल रहा था कि द एथेरोस्क्लेरोसिस लीड्स इन द रिडक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो, इसकी वजह से ब्लड फ्लो का रिडक्शन होता है इनटू द ब्रेन के अंदर बाय फॉर्मिंग द ब्लड क्लॉट के बनने के वजह से इन द ब्लड वेसल के अंदर, और बाय रिलीजिंग इम्बोली दैट अकर थ्रू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग, या फिर जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग होता है जब उसका डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसके वजह से इम्बोली रिलीज होता है। और एक बार जब इम्बोली कहीं भी रिलीज हुआ हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो मतलब वही बताया, एंड वंस व्हेन द इम्बोली फॉर्म्ड एनीवेयर इन द सर्कुलेटरी सिस्टम
इम्बोली इन्फ्रैक्शन अकर दैट फाइनली ब्लॉक्स द ब्लड वेसल ऑफ द ब्रेन। तो उसके वजह से इम्बोलिक इन्फ्रैक्शन अकर होता है जो कि ब्रेन के ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करता है। तीसरा पॉइंट कहता है एज सुन एज द ब्लड वेसल ऑफ द ब्रेन गेट्स ब्लॉक, जैसे ही हमारे दिमाग का जो ब्लड वेसल होता है वो ब्लॉक हो जाता है, द ब्रेन बिकम्स लो इन एनर्जी। उसमें उसके बाद क्या होता है कि हमारे दिमाग के पास जो होता है एनर्जी कम पड़ जाता है, या फिर कहा जाए एटीपी वहाँ पे कम बनने लगता है, और इस वजह से एटीपी को बनाने के लिए हमारा शरीर जो होता है वो एरोबिक तरीके को छोड़ के एनारोबिक तरीके पे स्विच कर जाता है। तो वही बताया गया, एंड एट दैट टाइम द बॉडी स्विच टू एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ऑर्डर टू फॉर्म एनर्जी एटीपी। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस लेस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बट रिलीजेस बाई प्रोडक्ट कॉल लैक्टिक एसिड। मतलब ये जो एनारोबिक तरीका होता है इसके द्वारा हमको एटीपी तो मिलता है मगर थोड़ा कम मिलता है, मगर एक चीज़ है कि ये एक बाई प्रोडक्ट को रिलीज करता है जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। अब ये जो लैक्टिक एसिड है, जैसा कि नाम ही बता रहा है एसिड, ये जो होते हैं एक तरह के ऐसे इरिटेंट होते हैं जो कि पोटेंशियली किसी भी सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और चूंकि ये एक एसिड होते हैं तो ये डिसरप्ट कर देते हैं नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस चलता है हमारे दिमाग के अंदर, ठीक है। और यही तरीका है जिसकी वजह से इस्केमिक स्ट्रोक होता है। तो वही बताया गया। फिर से हम थर्ड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एज सुन एज द ब्लड वेसल ऑफ द ब्रेन्स गेट ब्लॉक्ड, द ब्रेन बिकम्स लो इन एनर्जी and at that time the body switches to anaerobic respiration in order to form energy, and the anaerobic metabolism produces less adenosine triphosphate but releases byproduct called as lactic acid. This lactic acid is an irritant which could potentially destroy the cell since it is an acid and disrupt the normal acid base balance in the brain, and this is how the ischemic stroke occur. तो आइए अब हम बात करते हैं कि स्ट्रोक के वजह से क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं किसी एक पेशेंट में। पहला पॉइंट क्या कहता है, द कॉम्प्लिकेशन दैट आर लाइकली टू डेवलप ड्यू टू द स्ट्रोक आर लिस्टेड बिलो। मतलब ऐसी कठिनाइयां जो स्ट्रोक के वजह से पैदा हो सकती हैं वो नीचे दी गई हैं। डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन एंड द पार्ट ऑफ द ब्रेन, अब ये डिपेंड करता है कि कितना समय या कौन सा हिस्सा हमारे दिमाग का अफेक्ट हुआ है, उसी के हिसाब से ये टेम्परेरी हो सकते हैं या तो परमानेंट हो सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये टेम्परेरी या परमानेंट होंगे, मगर ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा हिस्सा हमारा अफेक्ट हुआ है हमारे ब्रेन का और कितने समय के लिए। एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर 90 सेकेंड या 3 घंटे तक अगर हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंचा, या कहा जाए ब्लड फ्लो प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंचा, तो वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी कॉज करता है। तो वही बताया गया, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन एंड द पार्ट ऑफ द ब्रेन वेयर द ब्लड फ्लो इज हिंडरिंग ड्यू टू स्ट्रोक, द कॉम्प्लिकेशन में भी टेम्परेरी और परमानेंट। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ये टोटल 6 तरीके के हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैरालिसिस और लॉस ऑफ मसल मूवमेंट, ठीक है। पहला है पैरालिसिस और लॉस ऑफ मसल मूवमेंट। पैरालिसिस का मतलब लकवा। तो ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक के वजह से वन साइड ऑफ द बॉडी ऑफ एनी पेशेंट में गेट पैरालाइज और द बॉडी विल लूज इट्स कंट्रोल ओवर द मसल ऑफ फेस और आर्म एट वन साइड ऑफ द बॉडी। मतलब इसमें होता क्या है कि स्ट्रोक के वजह से जो इंसान है उसका एक तरफ का बॉडी, एक साइड का बॉडी पूरा पैरालाइज हो जाएगा, और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता उसका जो फेस है, एक तरफ का जो फेस है या आर्म है, उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा, ठीक है। फिर आता है मेमोरी लॉस और थिंकिंग डिफिकल्टी। अभी को आपको मैंने साइन एंड सिम्टम में भी बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो यहाँ पे वही बात हो रहा है, मेमोरी लॉस और थिंकिंग डिफिकल्टी। मेमोरी लॉस में अकर अलॉन्ग विद द डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनी कॉन्सेप्ट। मतलब मेमोरी लॉस, पहला तो उसे कुछ याद नहीं रहेगा, दूसरा कोई भी कॉन्सेप्ट अगर सिंपल से सिंपल कॉन्सेप्ट रहेगा तो वो इंसान जिसे स्ट्रोक हुआ है वो उसे समझ नहीं पाएगा, उसे बहुत प्रॉब्लम होगा समझने में। डिफिकल्टी इन थिंकिंग, वो कोई चीज़ सोच नहीं पाएगा। एंड मेकिंग जजमेंट, और वो कोई भी जजमेंट नहीं कर पाएगा। फिर आता है थर्ड, इमोशनल प्रॉब्लम। द पेशेंट में नॉट हैव द कंट्रोल ओवर हिज इमोशन, ही और सी में स्टार्ट टू क्राई एट एनी टाइम। मतलब ऐसे लोग जिन्हें स्ट्रोक हो जाता है, स्ट्रोक का प्रॉब्लम होता है, उन लोग जो इमोशन होता है उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो कभी भी रोना स्टार्ट कर देते हैं, कभी भी हंसना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। फिर चौथे नंबर पे आता है पेन। द पेशेंट में फील पेन, नमनेस और अदर सेंसेशन इन द अफेक्टेड बॉडी पार्ट। मतलब जो बॉडी पार्ट अफेक्ट हुआ है वहाँ पे उनको दर्द होगा, या तो पूरा शरीर सुन्न होगा, या तो अदर कोई ऐसा सेंसेशन उसे फील होगा, ठीक है। फिर आता है फिफ्थ, चेंज इन द बिहेवियर एंड सेल्फ केयर एबिलिटी। ऐसा पर्सन जिसे एक स्ट्रोक की बीमारी है, ठीक है, ऐसे लोग समाज से बहुत कटे कटे से रहते हैं। द पेशेंट बिकम लेस सोशल, दे ट्राई टू बी अलोन।
अब लास्ट में आता है छठवां पॉइंट, डिफिकल्टी इन टॉकिंग एंड स्वालोइंग, मतलब उन्हें कोई भी चीज़ घोटने में प्रॉब्लम होगा, उन्हें बात करने में दिक्कत आएगी। स्ट्रोक कॉजेस डायसेर्थ्रिया, डिस्फेजिया एंड एफेसिया। ठीक है, ये क्या होते हैं मैं बता रहा हूँ। वेयर Dysarthria is defined as a condition in which the patient cannot talk clearly due to the loss of control on the mouth and the throat movement। मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, जिसका नाम है डायसेर्थ्रिया। ठीक है, डायसेर्थ्रिया। इस कंडीशन में होता क्या है कि जो पेशेंट होता है वो उसका मुंह पे और अपने थ्रोट पे कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है, जिसकी वजह से वो क्लियरली बात नहीं कर पाते हैं। फिर दूसरा प्रॉब्लम जिसको मैंने कहा था डिस्फेगिया, इस कंडीशन में होता क्या है, इज अ कंडीशन इन विच द पेशेंट फील डिफिकल्ट टू सॉलो और ईट। इसमें आदमी जो होता है किसी भी अपने खाने को खा नहीं पाता है या खाता है तो वो घोंट नहीं पाता है डिस्फेगिया में। ठीक है, फिर आता है एफेसिया। इसमें क्या होता है एफेसिया में, इट इज़ अ कंडीशन इन विच द पेशेंट में फील डिफिकल्ट इन रीडिंग राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्पीच। मतलब इस कंडीशन में एक पेशेंट ना सही से लिख पाता है, ना सही से रीड कर पाता है और ना ही अपना स्पीच जो है वो क्लियरली बोल पाता है। तो ये थे हमारे कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्ट्रोक।